हाँ जी। तो लास्ट में अपना चल रहा था डेजर्ट वाला पार्ट। डेजर्ट में जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें एक तो खड़ीन और प्लाया, ये वाला कंप्लीट हो गया था। इसके बाद में रन और टाट, जो डेजर्ट एरिया में माइकसिस रॉक्स यानी सोडियम क्लोराइड वाली जो चट्टानें पाई जाती हैं उन एरिया में क्या मिलेगी? सैलिनिटी। तो जो सेलाइन और मार्सी लैंड है यानी लवणीय और दलदली भूमि, जो कि अपने आप में इनफर्टाइल लैंड और लेक्स के रूप में होती हैं, उन लवणीय और दलदली भूमियों को क्या बोला जाता है? रन और टाट। राजस्थान में सबसे ज्यादा रन है जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर। कुछ फेमस रन के नाम बताए थे मैंने आपको, जैसे कि चूरू के अंदर तालछापर और पड़ीहरा रन। तो चूरू के अंदर ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, पड़ीहरा, या जिसको परिहरा भी कहा जाता है। जबकि जो दूसरा है तालछापर, ये तो कई बार रिपीट होगा। यह राजस्थान की एक लेक के रूप में भी है जहां पानी भरता है ताल, और उस एरिया का नाम क्या है? छापर। इस कारण झील वाले एरिया को ताल और जगह स्थान छापर। यह राजस्थान के अंदर अपने आप में कंजर्वेशन रिजर्व एरिया भी है, यानी मुख्यतः वाइल्ड लाइफ के लिए एक प्रोटेक्शन एरिया है, जिसको एज ए सेंचुरी के रूप में हमने मान रखा है। राजस्थान की 26 सेंचुरी है अभ्यारण्य, उसमें से एक ये भी है। फिर इस साइड में जोधपुर की तरफ जो एरिया अभी वर्तमान में फलोदी में है, तो एक तो फलोदी के नाम से ही, और एक फलोदी वाले एरिया में एक रन और आता है बाप। जैसलमेर की तरफ बहाकरी और पोखरण, पोखरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भारत में न्यूक्लियर साइट, परमाणु परीक्षण 1974 इंदिरा गांधी जी के समय, और सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट 1998। बाद में बाड़मेर का थोबरन और एक जालोर का आता है जो लूनी बेसिन में करवाया था आपको, नेहड़ का रन या रन ऑफ नेहड़। अब डेजर्ट में रन या टाट वाले पॉइंट के बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। जलपट्टी या लाठी सीरीज। वाटर बेल्ट और लाठी सीरीज। डेजर्ट में खडीन प्लाय, और उसके बाद में रन और टाट के बाद में तीसरा हेडिंग है जलपट्टी और लाठी सीरीज। तो डेजर्ट एरिया में जलपट्टी क्या है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पहले अपने यहाँ एक विशालकाय नदी बहा करती थी डेजर्ट एरिया से। नदी का नाम था सरस्वती रिवर। हालांकि इस नदी का जो एरिया था हिमालय रीजन से आने वाली जो रिवर्स हैं, जैसे मुख्य नदी है इसमें जो नदी है गंगा, गंगा में जाने वाली मुख्य नदी, या इसकी जो मेन एक ट्रिब्यूटरी आती है यमुना, और हिमाचल की ओर से आने वाली जो नदी थी ये थी सरस्वती। गंगा और यमुना का जो संगम है वो आपको ध्यान होगा प्रयाग या प्रयागराज। तो उस प्रयाग में ये तीन नदियों का संगम था। हालांकि तीसरी वर्तमान में इस साइड में नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन दो के नाम बोलोगे तो तीसरे का नाम अपने आप ही निकलता है साथ में। यानी प्रयाग को तीन नदियों का संगम माना जाता है, गंगा, यमुना, सरस्वती रिवर। तो ये सरस्वती रिवर वाला जो पार्ट था, ये धीरे धीरे अपना जो इंडिया का जो पार्ट है
इसको माना जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर, यानी ये जो लैंड पार्ट है इसको कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इसका मीनिंग इंडिया और कॉन्टिनेंट्स के अंदर एक थ्योरी दी हुई है, कॉन्टिनेंट्स जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी महाद्वीपों के खिसकने से अपने वोल्केनिक एक्टिविटीज या महाद्वीपों के खिसकने से अपने मुख्यतः अर्थक्वेक या भूकंप की जो घटनाएं वो होती हैं। तो उसमें कहा जाता है कि विभिन्न जो स्थलीय भाग हैं वो उनको प्लेट्स के नाम से, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जिस प्लेट पे है उसको नाम दिया जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये ऊपर की ओर गति कर रही है कंटिन्यूस, और ऊपर यूरोप और एशिया की जो प्लेट है जिसको कहा जाता है यूरेशियन प्लेट, वो नीचे की ओर गति कर रही है। तो दोनों प्लेटों के आमने सामने गति करने के कारण ये वाला जो एरिया है हरियाणा के ऊपर की ओर एक जिला आता है, हरियाणा का नदर्न डिस्ट्रिक्ट में से है, उत्तरी जिलों में से है। जिले का नाम है अंबाला। कहाँ स्थित है? हरियाणा के अंदर। हालांकि इस नाम को देख के आपको एक फील ही आएगा कि पंजाब में है, पंजाब में नहीं है। तो ये हरियाणा का जो अंबाला वाला जो एरिया है ये थोड़ा अपलैंड होने के कारण, प्लेट्स के प्रेशर के कारण ये भाग थोड़ा अपलैंड के रूप में आ गया, ऊपर उठ गया। तो सरस्वती नदी का जो एरिया था उसके मार्ग में एक तरीके से बैरियर आ गया, अवरोध आ गया। तो ये डाइवर्ट होकर राजस्थान की ओर बहने लग गई इस साइड में, अरावली के पश्चिम में। तो फिर इस नदी ने राजस्थान के पश्चिम में एक उपजाऊ मैदान का निर्माण किया जहां अपने एंसेंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ, कालीबंगा। या आप हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं कालीबंगा और पीलीबंगा के बारे में। तो ये है मुख्यतः जो इंडस सिविलाइजेशन है उसके समकालीन है, सिंधुकालीन सभ्यता का ही एक पार्ट। फिर धीरे धीरे यहाँ से इस नदी के ग्लेशियर समाप्त होते चले गए। तो जब हिमालय रिवर में सदर्न हिमालय, यहाँ के ग्लेशियर जैसे ही मेल्ट हो गए, समाप्त हो गए, तो इस नदी में पानी नहीं बचा। फिर अब यहाँ हिमाचल में बारिश होती है तो ये ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव होता है, और अब एक्टिव इतना ही होता है कि हनुमानगढ़ और अधिकतम गंगानगर, और यहाँ से इसका पानी डाइवर्ट होकर पाकिस्तान की ओर चला जाता है। क्योंकि अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट बीकानेर, चूरू, यहाँ का डेजर्ट थोड़ा ऊंचा उठ गया है जिसको हम कहते हैं थली प्रदेश। करवाया था आपको कि अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट इज नोन एज थली। तो इस कारण इस नदी में पानी और कम होने के कारण इसने डेजर्ट की ओर आना बंद कर दिया। तो अब वर्तमान में ये जो नदी राजस्थान के उत्तर में घग्गर के नाम से रह गई है सिर्फ, ये घग्गर बेसिन है ऊपर वाला भाग। तो ये भी मैंने आपको करवाया था अभी, लूनी बेसिन, नागौरी उच्चभूमि, शेखावाटी और घग्गर। तो वही सरस्वती नदी है, उसका एक छोटा हिस्सा, यानी जो वर्तमान में इनलैंड रिवर के रूप में, अंतः प्रवाही नदी के रूप में। इनलैंड रिवर वो होती हैं जो बहते बहते धरातल में समाप्त हों, उनको कहा जाता है इनलैंड। और बाकी जो दो प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें एक नदियां हमारी जाती है यमुना, यमुना इनको लेके जाती है गंगा, और गंगा फाइनली लेके जाती है इसको बीओबी रिवर यानी बे ऑफ बंगाल के अंदर, बंगाल की खाड़ी की नदियों में। इस साइड वाली जो नदियां होती हैं ये होती हैं बीओबी रिवर्स, बे ऑफ बंगाल रिवर, नॉट बैंक ऑफ बड़ौदा। बंगाल की खाड़ी की नदियां इस साइड में, अरावली के सदन में, या इस साइड की जो नदियां इनको अरेबियन सी रिवर, अरब सागरीय नदियां। और एक वो नदियां जिनमें पानी कम होता है वो बहते बहते इनलैंड हो जाती हैं, अंतः प्रवाही नदियां। तो वर्तमान में जो सरस्वती नदी है वो घग्गर के रूप में एक अंतः प्रवाही नदी बन चुकी है। और जब ये स्टार्टिंग में थी तो ये यमुना यानी गंगा ड्रेनेज सिस्टम बंगाल की खाड़ी का पार्ट था। फिर ये राजस्थान की ओर डाइवर्ट हुई तो ये अरब सागर का पार्ट था। और लास्ट में जब यहाँ के ग्लेशियर मेल्ट हो गए, समाप्त हो गए, तो इसका मीनिंग ये रेनी वाटर या बारिश के पानी पे डिपेंड करती है, मानसून पे डिपेंड करती है। अब ये इनलैंड में आ गई है। तो इसने राजस्थान के तीनों ड्रेनेज सिस्टम को विजिट कर लिया है, पहले बंगाल की खाड़ी, फिर अरब सागर, और वर्तमान में इनलैंड या अंतः प्रवाही। तो इसी नदी के कुछ अवशेष हैं जो जैसलमेर में अपने को, जमीन में जहाँ पानी अधिक मिल रहा है। पानी वहाँ अधिक इसलिए क्योंकि नीचे जिप्सम की चट्टानें हैं, और जिप्सम की चट्टानें पानी को नीचे प्लूटोनिक पार्ट तक नहीं जाने देती, पाताल तक पानी को नहीं जाने देती, ऊपर पानी को होल्ड किए हुए है। तो वहाँ एक जगह है पोखरण, जो रण में बताया था मैंने, पोखरण से लेके मोहनगढ़। ये मोहनगढ़ शब्द हम बाद में पढ़ेंगे। राजस्थान में जो आईजीएनपी का नाम सुना है, इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान के डेजर्ट एरिया की ओर एक कैनाल है काफी बड़ी, इंदिरा गांधी नहर। वो मेन कैनाल मोहनगढ़ तक ही जाती है। आगे उससे एक ब्रांच जाती है जो गडरा बाड़मेर तक है, लेकिन वो सिर्फ एक उसकी सब ब्रांच है, मेन कैनाल नहीं। तो मेन कैनाल मोहनगढ़ जैसलमेर। तो पोखरण से मोहनगढ़ का जो बीच का एरिया है उसमें इस नदी का बचा हुआ पानी है जमीन के अंदर, उसको कहा जाता है जलपट्टी या लाठी सीरीज। जैसलमेर में गांव स्थानों के नाम है चांदन, और चांदन के पास में दूसरा स्थान कौन सा है, लाठी।
तो लाठी वाला जो एरिया है उसमें ये पानी एक निश्चित बेल्ट में यानी एक निश्चित चौड़ाई में और कंटिन्यूस देखने को मिलता है। तो जो कंटिन्यूस चलता है उसको हम कहते हैं सीरीज। जैसे 2, 4, 6, 8, तो अपने इसको कहते हैं 2 से मल्टीपल की सीरीज, यानी 2-2 के गैप से चलने वाली नंबर सीरीज है। तो उस तरीके से जिस एरिया में पानी कंटिन्यूस चलता है वो लाठी विलेज है। इसका लाठी वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? लाठी सीरीज। तो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में डिस्टेंस काफी अधिक है, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन उसमें पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो लगभग 60 किलोमीटर तक कंटिन्यूस है। तो वो 60 किलोमीटर वाला जो एरिया है उसको कहा जाता है वाटर बेल्ट या लाठी सीरीज। तो लेंथ ऑफ लाठी सीरीज कितनी है? 60 किलोमीटर। किसके बीच में है? पोखरण और मोहनगढ़। इसका मीनिंग ये नहीं है कि पोखरण से मोहनगढ़ तक कंटिन्यूस है। पोखरण मोहनगढ़ काफी ज्यादा है, वो लगभग 150 किलोमीटर है, लेकिन उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी कितने किलोमीटर में? 60 किलोमीटर के अंदर। तो ये जो जलपटी या लाठी सीरीज वाला पार्ट है कुछ इस तरीके से है। जैसलमेर की 2 लोकेशन है इसमें, एक पोखरण और दूसरी मोहनगढ़। पोखरण मोहनगढ़ के बीच में जो वाटर प्रेजेंस, जल की उपलब्धता जो है वो 60 किलोमीटर है। इस एरिया को बोला गया लाठी सीरीज या जलपट्टी। किस जिले में है? मुख्यतः जैसलमेर। इस वाले पार्ट में जो चांदन गांव है वहां पानी की उपलब्धता अधिक होने के कारण वहां बहुत सारे ट्यूबवेल बने हुए हैं। हालांकि ट्यूबवेल तो सिर्फ ऐसा ही होता है, इसको थोड़ा सा पानी वाले एरिया के रूप में दिखाने के लिए अपन इसको हैंडपंप के रूप में दिखा देते हैं। खतरा ये सनी देवल नहीं आ जाए और देखते हैंडपंप को निकाल लाता है। तो ये चांदन वाला एरिया है जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण नलकूप ज़्यादा बने हुए हैं। तो इस क्षेत्र में पानी अधिक निकाला जाता है। घर में अपन जिस एरिया से पानी लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? गढ़ा, गढ़ा या मटके। तो इस एरिया में मुख्यतः जो पानी की उपलब्धता है वो किस एरिया में अधिक है? चांदन या चांदन के ट्यूबवेल्स। इस कारण इसको कहा जाता है पोर्ट ऑफ थार, थार का गढ़ा। तो राजस्थान में जो चांदन ट्यूबवेल हैं चांदन ट्यूबवेल या नलकूप, इनको दर्जा दिया जाता है पोर्ट ऑफ थार, थार का गढ़ा। और इसी एरिया में पानी की उपलब्धता के कारण जो थार वाला जो पार्ट है या जो लाठी सीरीज वाला एरिया है इसमें एक पौष्टिक घास पाई जाती है जिसका नाम है सेवण, सेवण ग्रास। सेवण या इसको लिलोन भी कहा जाता है। लीलन घोड़ी का नाम था, लिलोन घास को ही कहा जाता है। तो ये सेवण ग्रास। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर की और एक प्रमुख पक्षी है जिसको राजस्थान का स्टेट बर्ड कहा जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडाउन। और राज्य पशु? चिंकारा और कैमल। चिंकारा और ऊंट दोनों ही हमारे राज्य पशु हैं। एक वन्य श्रेणी में है वाइल्ड एनिमल्स में और दूसरा डोमेस्टिक में है, यानी एक पशुधन श्रेणी में है और एक वन्य जीवों के अंदर। तो जो गोडावण है वो गोडावण मुख्यतः इसी घास की छांव में बैठ के और इसी में अंडे देता है। इस कारण सेवन ग्रास को कहा जाता है शेल्टर लैंड ऑफ गोडावण, गोडावण की शरण स्थली। शेल्टर लैंड ऑफ गोडावण। गोडावण या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। हालांकि आगे वाइल्ड लाइफ वाला जो टॉपिक आएगा उसमें इसका दूसरा नाम भी लिखेंगे अपन। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गोडावण किस जिले में है? जैसलमेर, क्योंकि उस एरिया में होते हैं जहाँ सेवण घास होती है। हालांकि सेवण घास का इंपॉर्टेंस जब से वहां के लोगों को पता चला है कि इस घास के अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और जो अपने मिल्च एनिमल हैं अर्थात दुधारू पशु हैं उनके लिए सबसे पौष्टिक घास है, तब से उन्होंने लगभग इस घास को साफ करके और अपने पशुओं को खिला दिया। अब पशुओं को खिला दिया इसका मीनिंग गोडाउन अंडे देने के लिए घास ढूंढता है और उसको ये घास कम मिलने के कारण इन्होंने धीरे धीरे ब्रीडिंग या प्रजनन करना कम कर दिया।
तो वर्तमान में ये इंडिया में इंडेंजर्ड स्पीसीज में बचा लगभग 150 पक्षी माने जाते हैं, जिसमें लगभग 120 से 130 राजस्थान में है। बाकी रिमेनिंग जो 20-30 हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी राजस्थान के सदन में जो कंटिन्यूस स्टेट है, राजस्थान के दक्षिण की ओर देखें तो अपन गुजरात, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद में कर्नाटक, लगभग इन 3-4 स्टेट में गोडावन माना जाता है, जिसमें नंबर ऑफ काउंटिंग के आधार पर राजस्थान में सबसे ज्यादा है, और राजस्थान में भी मुख्यतः जैसलमेर के अंदर। तो गोडावन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर। राजस्थान में सेवन ग्रास सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर। मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? जलपट्टी। जलपट्टी किस क्षेत्र में है? जैसलमेर। राजस्थान के अंदर मुख्यतः जैसलमेर की ओर ट्यूबवेल सबसे ज्यादा कहाँ पर है? जिनको क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा। तो थार का गढ़ा कौन है? चांदन के नलकूप। और किस क्षेत्र में है? लाठी सरीज या जैसलमेर। तो इस डायग्राम में जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये अगर एज इट इज क्वेश्चन के रूप में है और इनका डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट आंसर रहेगा जैसलमेर। कि राजस्थान में चांदन नलकूप या थार का गढ़ा किस जिले में है? जैसलमेर में है। लाठी सीरीज किस जिले में है? जैसलमेर। कौन सी लोकेशन के बीच में? पोखरण और मोहनगढ़। किस लेंथ में है? तो ये लाठी सीरीज की लेंथ लिखी है अपन ने, इसमें गलती से पोखरण मोहनगढ़ के बीच के डिस्टेंस नहीं माने आप, वो तो ज्यादा है, 150 किलोमीटर। ये डायग्राम में सेवन और लीलोन ग्रास, ये मुख्यतः घास की एक वैरायटी कह सकते हैं, या घास का एक प्रकार है, सेवन या लीलोन। ये राजस्थान में वेजिटेशन पढ़ेंगे तब आएगा। लस्यूरस सिंडिकस इसका जो बॉटनिकल नेम है। तो ये वेजिटेशन वाले टॉपिक में करेंगे। यहाँ तो सिर्फ यहाँ विशेषता के तौर पे बताना है कि इस क्षेत्र में सेवन ग्रास अधिक होती है, विच इज नोन एज सेल्टर लैंड ऑफ गोडावन, जिसको राजस्थान में गोडावन की शरण स्थलीय कहा जाता है। हाँ जी, कंप्लीट हो गया डायग्राम। तो यहाँ लाठी सीरीज का मीनिंग क्या है, एक तो ये बताना है। तो लाठी सीरीज में जो जल वाला एरिया है, ये पानी किसका है? सरस्वती नदी का। तो पहले तो लाठी सीरीज की जो डेफिनेशन देंगे वो इस रिवर के रेफरेंस में देंगे।
यानी ये जो पानी है ये सरस्वती नदी का भूगर्भिक जलीय अवशेष है, यानी अपने को जमीन में मिल रहा है पानी। इस कारण तो ये धीरे धीरे अब जमीन में भी बहुत ज्यादा डीप में इसलिए नहीं बैठा क्योंकि इसके नीचे की ओर क्या है, जिप्सम जिप्सम रॉक्स हैं, जिप्सम की चट्टाने हैं यहाँ। इस कारण इस एरिया में जो पानी है काफी ऊपर तक है। बाकी एरिया में सरस्वती नदी तो बाकी एरिया में भी ना, लेकिन बाकी एरिया में इस प्रकार की चट्टाने नहीं होने के कारण पानी काफी ज्यादा डीप में है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले बाड़मेर और जालोर वाला जो एरिया है, तो जालोर में एक पॉइंट आता है सांचोर, अब तो नया जिला बन गया है। तो बाड़मेर का जो बायतू है वहां से और सांचोर के बीच में जो ड्रिलिंग की जा रही थी पेट्रोलियम के लिए, जैसे आगे अपने मिनरल्स वाले टॉपिक आएंगे तो उसमें एक पेट्रोलियम जोन आता है। राजस्थान में 4 पेट्रोलियम बेसिन है जिसमें एक बाड़मेर सांचोर के नाम से है। तो उसके बीच में ड्रिलिंग की जा रही थी, तो वहां जिस डीप के अंदर पेट्रोलियम या नेचुरली गैस निकलती है उस डीप में पानी मिला है। तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं सरस्वती नदी का जो पानी है वो नीचे चट्टानों से डाइवर्ट होके बाड़मेर और बायतू के बीच में, सॉरी बायतू और सांचौर के बीच में भी डिपॉजिट है, जिसको राजस्थान की सेकंड वाटर बेल्ट बोला गया है। तो सेकंड वाटर बेल्ट है बायतू बाड़मेर और सांचौर। पहले जालोर बोला जाता था, अब सांचौर ही बोला जाएगा। तो इसका मीनिंग उस एरिया में भी, लेकिन वो काफी ज्यादा डीप में है और वो रन ऑफ कच्छ के नजदीक है। उस पानी में सेलिनिटी ज्यादा, लवणीयता ज्यादा है, जबकि ये जो पानी है ये अपने आप में मीठा पानी है जो पीने में या इस क्षेत्र में मुख्यतः एग्रीकल्चर में काम में लिया जाता है। तो ये जो लाठी सीरीज है ये सरस्वती नदी का भूगर्भिक जलीय अवशेष यानी जमीनी जो पानी है वो है। तो डेफिनेशन में लिखिएगा इसमें, सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष को रिमेनिंग ग्राउंड वाटर ऑफ सरस्वती रिवर, रिमेनिंग ग्राउंड वाटर ऑफ सरस्वती रिवर, सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष को, भूगर्भिक जलीय अवशेष को लाठी सीरीज कहा जाता है। रिमेनिंग ग्राउंड वाटर ऑफ सरस्वती रिवर इज नोन एज वाटर बेल्ट और लाठी सीरीज। रिमेनिंग ग्राउंड वाटर ऑफ सरस्वती रिवर इज नोन एज लाठी सीरीज और वाटर बेल्ट विच इज लाइज बिटवीन पोखरण एंड मोहनगढ़, जो पोखरण एवं मोहनगढ़ के मध्य स्थित। तो एक तो लाठी सीरीज क्या है, सरस्वती नदी का जो जमीनी पानी है भूगर्भिक पानी है। तो इसमें इस नदी का नाम अंडरलाइन कर दीजिएगा, रिमेनिंग ऑफ सरस्वती, रिमेनिंग वाटर ऑफ सरस्वती which is lies between Pokhran and Mohangarh and its total length 60 kilometer. Its total length is 60 kilometer. जो पोखरण एवं मोहनगढ़ के मध्य स्थित है जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर, जैसा डायग्राम में लिखा है दैट इज वैसा, जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर। इट्स टोटल लेंथ इज 60 किलोमीटर। फिर इसी में एक नेक्स्ट लाइन में और लिखिएगा, इस क्षेत्र में सेवण घास अधिक पाई जाती है। सेवण ग्रास इज मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन। सेवण ग्रास इज मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में सेवण घास अधिक पाई जाती है, जिसे गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है, विच इज नोन एज शेल्टर लैंड ऑफ गोडावण, जिसे गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है। ये एक फैक्ट डायग्राम के माध्यम से, ये फैक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान में थार का गढ़ा किसे कहा जाता है, चांदन ट्यूबवेल्स। तो ये जो लाठी जो जगह है इसके पास में एक जगह आती है चांदन, चांदन के ट्यूबवेल ज्यादा बने हुए हैं क्योंकि इस एरिया में पानी की जो डिपोजिशन है काफी ज्यादा है। तो इस कारण इस क्षेत्र में जो चांदन के जो नलकूप है वो थार के घड़े के नाम से फेमस है, क्योंकि अपने को घर में जहाँ पानी मिलता है वो घड़े वाला एरिया होता है। तो डेजर्ट में जहाँ पानी अधिक मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, थार का घड़ा, क्योंकि डेजर्ट का नाम अपने क्या है, थार। तो थार का घड़ा या पोर्ट ऑफ थार किसको कहा जाता है, चांदन ट्यूबवेल्स को कहा जाता है। जलपट्टी बाद में
नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आकलवुड फॉसिल पार्क। फॉसिल पार्क का मीनिंग होता है जीवाश्म उद्यान। हिंदी में क्या बोलते हैं फॉसिल पार्क को? जीवाश्म उद्यान या जीवाश्म उद्यान। आकलवुड फॉसिल पार्क। तो इसमें जीवाश्म रखे हुए हैं, फॉसिल्स रखे हुए हैं, किसके रखे हुए हैं? फॉसिल पार्क में किसके फॉसिल्स हैं? किसके रखे हुए हैं? वुड फॉसिल्स, लकड़ी के अवशेष, या इसके जीवाश्म रखे हुए हैं? ये आकलवुड फॉसिल पार्क है। या इस साइड में जैसलमेर के नीचे की और एक डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर। अब बाड़मेर से हाईवे पे होते हुए इस साइड में जैसलमेर की ओर आओगे तो इस हाईवे के पास में एक जगह दिखाई देगी आपको आकल। हालांकि आकल वाला पार्ट ये बाड़मेर में नहीं है, ये कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। वहां पे फॉसिल पार्क बना हुआ है। और ये जैसलमेर और बाड़मेर का जो एरिया है, यहाँ पे अपने एक जगह है राष्ट्रीय मरु उद्यान, नेशनल डेजर्ट पार्क। तो जो अपना नेशनल डेजर्ट पार्क है, नाम में राष्ट्रीय है, वैसे राष्ट्रीय नहीं है। ये सेंचुरी मानी जाते हैं, अभ्यारण्य माना जाता है। राजस्थान में नेशनल पार्क तो केवल 3 ही है। रणथंभौर है, केवलादेव है, मुकुंदरा हिल्स है। ये अपने नेशनल पार्क है। जो आप 5 समझ रहे हो वो टाइगर प्रोजेक्ट है, वो बाघ परियोजना है। तो इसके नाम में राष्ट्रीय लगा हुआ है, बाकी ये राष्ट्रीय है नहीं। नेशनल डेजर्ट पार्क, तो ये नेशनल डेजर्ट पार्क का एरिया है जिसमें मोस्टली पार्ट तो है जैसलमेर का और कुछ पार्शियली पार्ट है बाड़मेर, नेशनल डेजर्ट पार्क के अंदर। लेकिन इसमें जो आकलवुड फॉसिल पार्क जो बना हुआ है वो आकल कंप्लीटली कहाँ पर है? जैसलमेर। तो इसका मीनिंग ये एरिया, ये लोकेशन है जैसलमेर में, स्थान का नाम है ये आकल। और जो फॉसिल हैं जिनको रखा हुआ है जीवाश्म को, उसके लिए पार्क बनाया हुआ है, इस कारण इसको बोला गया है फॉसिल पार्क। अब इस फॉसिल पार्क में फॉसिल किसके हैं? लकड़ी के। तो ये शब्द भी पहले लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग लगभग डिटेल इस पूरे नाम के अंदर ही छिपी हुई है कि आकलवुड फॉसिल पार्क। तो इसमें किसके फॉसिल्स हैं? लकड़ी के। किस स्थान पर है? आकल जैसलमेर में। और किस अभ्यारण्य में, वो याद रखना पड़ेगा, नेशनल डेजर्ट पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब यहाँ अपना जो राजस्थान का जो ये डेजर्ट एरिया है, इस डेजर्ट एरिया के स्थान पे पहले क्या था? तैथिस सागर। इस तैथिस सागर में जीवों का विकास या जो वनस्पति का जो विकास है वो विकास हुआ था जुरासिक काल में। तो ये जुरासिक टाइम पीरियड है, उस समय की वेजिटेशन या वनस्पति है। ट्रसेरी काल जब आया तो हमारे तैथिस सागर धीरे धीरे समाप्त होने लग गए, इसकी जगह डेजर्ट बनना स्टार्ट हो गया। तो तैथिस जो ट्रसेरी टाइम पीरियड है उसमें अधिकांशतः जो वेजिटेशन है जो महासागरीय भागों में थी वो नीचे दबने के कारण, सेडिमेंट्स के नीचे, अवसादों के नीचे दबने के कारण ट्रसेरी काल से एक किस में कन्वर्ट होने लग गई? कोयला या कोल के अंदर। और वो कोयला आज पश्चिमी राजस्थान से अपन निकालते भी हैं। बाड़मेर में से कुछ जगह हैं, कपुरडी, जालीपा, गिरल, भादरेस, जो अपने थर्मल एनर्जी के लिए भी फेमस है, तापीय ऊर्जा, क्योंकि वहाँ पे जो अपने थर्मल एनर्जी या तापीय ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। क्योंकि थर्मल एनर्जी का सोर्स यही होते हैं कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जो कि पश्चिमी राजस्थान में निकलते हैं। तो ये जो जुरासिक एज की जो वेजिटेशन या वनस्पति थी, ये टर्सरी एज में नीचे दबना है और उससे कोल बनना स्टार्ट हो गया था। और वही कोयला आज हम निकाल रहे हैं। लेकिन वो लकड़ी किस टाइम पीरियड की बनी हुई है और कोयला बाद में बनना स्टार्ट हुआ था टर्सरी एज के अंदर। तो ये जो जुरासिक काल की लकड़ी है, इसके अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। और जुरासिक एज जब से था लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले, बिफोर 18 करोड़ और 180 मिलियन ईयर्स। 18 करोड़ या 180 मिलियन वर्ष पूर्व। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, इसका मिलियन में यूनिट बोलो तब तो क्या बोलना पड़ेगा? 180 मिलियन। और करोड़ में बोलोगे तब 18 करोड़। तो राजस्थान के अंदर ये अभी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर जो जीवाश्म उद्यान है उसमें लकड़ी के जो अवशेष हैं वो मुख्यतः कितने वर्ष पुराने हैं।
तो उसमें करोड़ में ऑप्शन दिए हुए हैं तब तो आंसर 18 करोड़, और मिलियन ईयर्स में दिए हुए हैं तब बिफोर 180 मिलियन ईयर्स, लगभग 180 मिलियन वर्ष पुराने अवशेष हैं। और जुरासिक एज वो समय था जिस समय पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े विशालकाय जीवों का विकास हुआ था, जो कि जीवों के तौर पे एक बड़ी छिपकली मानी जाती है, डायनासोर। डायनासोर एन एग्जाम्पल ऑफ लिजर्ड। डायनासोर छिपकली का एक एग्जाम्पल, यानी पृथ्वी पे पहले विशालकाय छिपकलियां थी। तो इसमें एक तो फॉसिल पार्क, इसमें ये लोकेशन पूछी जा सकती है कि लोकेशन कहाँ है। नेशनल डेजर्ट पार्क। राष्ट्रीय मरुद्यान। राष्ट्रीय मरुद्यान भी 2 जिलों में है, जैसलमेर बाड़मेर। ये मुख्यतः कौन से हिस्से में आएगा? जैसलमेर के आकल विलेज में। तो आकल तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। फिर बाद में आता है इसमें जो निर्माण काल है, यानी टाइम पीरियड ऑफ फॉसिल, जीवाश्म का निर्माण काल, यानी जो जीवाश्म मिले हैं वो किस समय के हैं, तो उनका टाइम पीरियड है जुरासिक काल। जुरासिक एज ब्रैकेट में लिखना है 18 करोड़ या 180 मिलियन वर्ष पूर्व। बिफोर 18 करोड़ और 180 मिलियन ईयर्स। और इन लकड़ी के जीवाश्मों के बारे में कहा जाता है कि ये लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म हैं। ये अपने आप में ओल्डेस्ट वुड फॉसिल माने जाते हैं। कोरोना वाले टाइम पीरियड में सदर्न अमेरिका के अंदर एक रिवर आती है आपके, अमेजन रिवर। अमेजन रिवर में कुछ फॉसिल्स ऐसे हैं मिले बताए जा रहे हैं, यानी ऐसा साइंटिफिक या ज्योग्राफी में तो इनको ऐड नहीं किया अभी तक, कि यहाँ के जो फॉसिल्स हैं ये विश्व में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म हैं। और अगर इनकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है तो इसका मीनिंग फिर ओल्डेस्ट फॉसिल्स हैं वुड के, ये अपने राजस्थान के जो डेजर्ट एरिया है, इसका मीनिंग अपने आप में यूनिक फॉसिल है। इतने प्राचीन लकड़ी के जीवाश्म और कहीं नहीं मिले। हालांकि जो लकड़ी है जो नीचे दबने के कारण इसमें जो अपशिष्ट है, वो अपशिष्ट तो लगभग वेस्टेज है, वो तो समाप्त हो चुका है। और इसके लिथिफिकेशन के कारण, कठोर होने के कारण, ये मुख्यतः अपने को पत्थर या पाषाण के रूप में दिखाई देती है। यानी हम उसको देखेंगे तब अपने को ये लगेगा कि ये पत्थर जैसा है। और आकलवुड फॉसिल पार्क में देखने पर ये कुछ ऐसे लगेंगे आपको। लकड़ी है, विश्वास नहीं होगा, ये कह रहा था मैं। तो वर्तमान में पाषाण स्वरूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें अपशिष्ट पार्ट है वो तो समाप्त हो गया है। तो जो बचा हुआ भाग था वो लिथिफिकेशन या जमने के कारण, जैसे मिट्टी के कण है, मिट्टी के कण भी कंटिन्यूस, जैसे सैंड मिट्टी है तो सैंड के कंटिन्यूस जमने के कारण लिथिफिकेशन पे सैंड स्टोन बनता है, बलुआ पत्थर जिसपे अपने घर बनाते हैं ना। तो करोड़ों वर्षों बाद में उसमें जमने के कारण लिथिफिकेशन प्रोसेस से सिली भवन, सिली भवन का मीनिंग होता है किसी भाग का कठोर होना, तो उसे कठोर होने की प्रोसेस से धीरे धीरे किसमें लग रही है, पाषाण स्वरूप। तो ये अपने आप में यूनिक पॉइंट्स हैं जो अपने जियो हेरिटेज साइट है उसका पार्ट भी है। यानी अपने यूनेस्को के 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो जियो पार्क, जो कि आपके सिलेबस में टॉपिक भी दिया हुआ लास्ट में, जियो पार्क और जियो हेरिटेज। तो राजस्थान की जो 12 जियो हेरिटेज साइट हैं उसमें एक आकलवुड फॉसिल पार्क भी। जियो हेरिटेज साइट वो होती हैं जहाँ पे कोई कल्चरल या कोई जोग्राफिकल यूनिक साइट हो,
यानी उस जैसी पृथ्वी पे कोई दूसरी देखने को जनरली नहीं मिले, सामान्यतः दूसरी जगह ना हो, तो ये अपने आप में यूनिक साइट है। लिखिएगा, पहले नाम लिख दो आकलवुड फॉसिल पार्क, फिर उसमें लोकेशन या स्थिति क्या है। तो आकलवुड फॉसिल पार्क लोकेटेड इन नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर। फिर इसमें जीवाश्म का निर्माण काल या जीवाश्म का काल। टाइम पीरियड ऑफ फॉसिल्स इज जुरासिक एज। जीवाश्म का काल या जीवाश्म का निर्माण काल जुरासिक काल। ब्रैकेट में कितने वर्ष पूरा था ये इंडिकेट कर देना, बिफोर 18 करोड़ और 180 मिलियन ईयर्स। 18 करोड़ या 180 मिलियन वर्ष पूर्व। लोकेशन नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर। फिर जीवाश्म का काल क्या रहा है, एज ऑफ फॉसिल्स या फॉर्मेशन टाइम या फॉर्मेशन पीरियड ऑफ फॉसिल इज जुरासिक एज। जुरासिक काल अब से कितने समय पहले था वो ब्रैकेट में इंडिकेट कर दीजिए, 18 करोड़ या 180 मिलियन वर्ष पूर्व, बिफोर 18 करोड़ और 180 मिलियन ईयर्स। फिर लास्ट में ये फॉसिल्स अपने आप में यूनिक क्यों हैं, तो एक अमेजन वाले होने के कारण अब इनको विश्व का तो नहीं लिखेंगे जनरली, क्या पता बाई चांस वो प्राचीनतम हो, लेकिन भारत में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म यही है। तो लास्ट वाले लाइन में नोट या विशेष में यानी स्पेसिफिक पॉइंट इनका क्या है वो लिखिएगा। ये भारत में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है। These fossils are the oldest wood fossil in country. ये भारत में या देश में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है। These fossils are the oldest fossil या wood fossil in country. ये देश में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है। तो यहाँ देश शब्द नहीं आके अगर राजस्थान आ जाए तो राजस्थान में तो है ही, तो इसका मीनिंग राजस्थान के भी, तो ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रेजेंट ही हमारे यहाँ है और इंडिया में करेंगे हम पूरे देश में ओल्डेस्ट है, तो इसका मीनिंग राजस्थान के तो अपने आप ही ओल्डेस्ट है। और बाई चांस अगर पुराने वाला स्टेटमेंट दिया गया, पहले जनरली लिखते थे कि विश्व के लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है, तो अगर कोई पुराने वाला स्टेटमेंट भी दे दिया जाए तो गलत नहीं मानना है, अपने को इस स्टेटमेंट को ठीक मान लेना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपडेट अमेजन वाला है, ये अपडेट कहीं हुआ है न्यूज़पेपर में, तो किसी वो वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट के द्वारा ही बताया गया था, तो इसका मीनिंग वैश्विक संस्थान के द्वारा बताया गया, तो अपन ये रिस्क नहीं लेंगे बाई चांस ज्योग्राफी में अपडेट हो जाए और फिर बाद में लिखा जाए कि अमेजन बेसिन के वुड फॉसिल्स के बाद आकलवुड फॉसिल पार्क है ये वर्ल्ड में सेकंड ओल्डेस्ट है। हालांकि अभी तक अपनी ज्योग्राफी जो बुक्स हैं उनमें तो इसी को ही ओल्डेस्ट लिखा गया है, लेकिन वो अपडेट गूगल वगैरह सर्च करोगे तो वो अमेजन बेसिन वाला आ सकता है। तो उस बचाव के लिए अब अपन ने भारत लिखा है। जनरली पहले क्या लिखवाया करते थे, ये विश्व में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है, तो यहाँ जो फॉसिल्स हैं वो किसके हैं, वुड के, लकड़ी के। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में लिखिए, बाप बोल्डर क्ले। तो ये स्टार्टिंग वाला जो शब्द है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो लोकेशन है फलोदी के अंदर जो रन लिखवाया था ना, फलोदी रन, बाप रन, तो इसका मीनिंग ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट आगे वाला शब्द है। मीनिंग अपने को इसका पढ़ना है बोल्डर क्ले का। बोल्डर क्ले का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये अफ्रीका का पार्ट है,
मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि अल्फ्रेड वेगनर ने पहले सभी कॉन्टिनेंट्स को एक यूनिट माना था, और वो एक यूनिट क्या थी? पेंजिया। तो अफ्रीका के पास में यहाँ भारत यहाँ स्थित था, अफ्रीका के पास में, और भारत के नीचे वाला जो हिस्सा था ये था ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया डिवाइड होके ये अपने आप में एक अलग कॉन्टिनेंट, और ये इंडिया वाला भाग ये इक्वेटर लाइन के भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर सेटल हो गया, ऑस्ट्रेलिया सदर्न की तरफ। तो ये वाले जो भाग हैं ये पहले माने जाते थे पृथ्वी के सदर्न पोल के अंदर, और ये सदर्न पोल माना जाता था अफ्रीका का दक्षिणी पॉइंट। सदर्न अफ्रीका के पास में एक जगह आती है नेटाल, नेटाल स्टेट, नेटाल प्रांत। इसको पृथ्वी का सदर्न पोल बोला गया है, दक्षिणी ध्रुव। कि पहले यहाँ की जो जलवायु है पोलर टाइप या मुख्यतः ग्लेशियर टाइप क्लाइमेट था। तो इसका माने भारत की जलवायु भी पहले शीत युग में थी, यानी पृथ्वी के ऊपर विभिन्न काल में अलग अलग शीत युग रहे हैं। यानी पृथ्वी की क्लाइमेट है बिल्कुल कोल्ड क्लाइमेट में भी रही है, और उसके 4 युग रहे हैं शीत युग। तो एक समय ऐसा था कि भारत की जो क्लाइमेट है वो कम्प्लीटली कैसी थी? पोलर टाइप, ध्रुवीय तुल्य जलवायु थी जब हम सदर्न पोल की तरफ थे। फिर भारत यहाँ से हटके टूटकर और धीरे धीरे ये इस साइड में स्थापित हुआ, इक्वेटर लाइन के पास। तो भूमध्य रेखा के पास आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? तो इस एरिया में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुए और ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट हुए, यानी पिघलना स्टार्ट हुए। तो ग्लेशियर के मेल्ट होने के कारण पश्चिमी राजस्थान में जो जोधपुर के आसपास की जो पहाड़ियां थी जिनके ऊपर ग्लेशियर कवर जो थी, यानी इनके ऊपर ग्लेशियर्स थे, ये मेल्ट होना स्टार्ट हुए। ग्लेशियर यानी हिमानी या हिमनद। तो इसके मेल्ट होने से, पिघलने से, जैसे पहाड़ों से ग्लेशियर नीचे की ओर आएंगे तो इनके द्वारा इरोजन प्रोसेस होगा, अपरदन होगा। ये पानी जब पहाड़ों से बहता हुआ आता है तो अपने साथ कंकर पत्थर को लेकर आएगा। तो इरोजन प्रोसेस के कारण इन सब मोटे कंकर पत्थर जमा हुए। तो ये जो मोटे कंकर पत्थर होते हैं इनको नाम दिया जाता है बोल्डर, बोल्डर का मीनिंग होता है लार्ज स्टोन या जो बड़े कंकर पत्थर। और बड़े कंकर पत्थर पानी के साथ बहते हुए चलेंगे तो लुढ़कते लुढ़कते इनका साइज क्या होगा? और बारीक होगा। तो लास्ट में बारीक सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरीके से। इन बारीक सेडिमेंट को, अवसादों को बोला जाता है क्ले पार्टिकल्स। क्ले का मीनिंग होता है हिंदी में चीका। जैसे अपने तालाबों के अंदर चिकनी मिट्टी होती है ना, वो क्ले का एग्जाम्पल होती है। सेडिमेंट्स यानी अवसाद, मलबा या अवसाद। तो जो बिल्कुल बारीक पार्टिकल हैं उनके लिए ये शब्द यूज होता है क्ले, जो ब्लैक सॉइल में ज़्यादा होते हैं। क्ले से थोड़ा मोटा पार्टिकल होता है, वो अपने नाली के अंदर जो मिट्टी बहती है उसको हम कहते हैं गाद, कीचड़, सिल्ट। वो क्ले से थोड़ी मोटी होती है। सिल्ट से थोड़ी मोटी होती है सैंड, सैंड जिसको हम कहते हैं रेत। सैंड से जो मोटी होती है इसको नाम दिया जाता है ग्रेवल। ग्रेवल यानी बजरी। बजरी के अंदर जो मोटे कंकर पत्थर आते हैं उनको कहा जाता है बोल्डर। और क्ले वाला जो पार्टिकल्स होता है ये बारीक कण होते हैं। इसका मीनिंग है ये साइज ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों के आकार के आधार पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। यानी यहाँ जो ग्लेशियर्स के द्वारा जो डिपॉजिट लार्ज स्टोन या बड़े कंकर पत्थर है वो तो क्या है? बोल्डर। और जो लुढ़कते लुढ़कते बारीक हो गए हैं तो वो जो सेडिमेंट्स के रूप में बचे हैं, बारीक कण जो बचे हैं, उनको क्या कहा गया है? क्ले। तो बोल्डर क्ले क्या है? तो इस डायग्राम को देखते हुए हम बता सकते हैं कि हिमानी के द्वारा जमा किए गए, डिपॉजिट किए गए जो लार्ज स्टोन है बोल्डर, और जो सेडिमेंट्स है वो क्या कहलाते हैं? क्ले। तो ये कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या समझ में आ गया? यानी ये जो साइज ऑफ पार्टिकल्स यानी जो कण है उनके आकार के आधार पे ये कॉन्सेप्ट है। हिमानी के द्वारा जो मोटे कंकर पत्थर जमा किए गए हैं वो मोटे कंकर पत्थर तो बोल्डर हैं, और जो बारीक जो मिट्टी है, सेडिमेंट्स जो हैं, उनको क्या बोलेंगे? क्ले पार्टिकल्स। और बाप इसमें वो लोकेशन है फलोदी के पास वाली।
तो इसका मीनिंग है बाप बोल्डर क्ले में, ये तो स्थान का नाम है और कॉन्सेप्ट आगे वाला है। तो हिमानी के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा जमा किए गए मोटे कंकर पत्थरों को बोल्डर और बारीक कणों को या अवसादों को क्ले कहा जाता है। ये डायग्राम बना के डेफिनेशन लिखिए। हो गया कंप्लीट। डेफिनेशन लिखिएगा। हिमानी के द्वारा जमा किए गए बड़े कंकर पत्थर जमा किए गए बड़े कंकर पत्थर एवं बारीक अवसादों को, ये अवसादों को भी लिख सकते हो, सेडिमेंट अपने आप में छोटे ही होते हैं। हिमानी के द्वारा जमा किए गए बड़े कंकर पत्थर एवं बारीक अवसादों को बोल्डर क्ले कहा जाता है। तो इसके अंदर बोल्डर तो कौन से हुए, तो डायग्राम में अपने को बता रहा है कि जो बड़े कंकर पत्थर हैं वो तो बोल्डर हैं और जो छोटे सेडिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, क्ले। तो हिमानी के द्वारा जमा किए गए बड़े कंकर पत्थर एवं बारीक अवसादों को बोल्डर क्ले कहा जाता है। लार्ज स्टोन एंड सेडिमेंट्स which are deposited by glaciers. Large stone and sediments which are deposited by glaciers is known as boulder clay. तो इसका मीनिंग जो लार्ज स्टोन वाला जो पार्ट है वो तो है बोल्डर वाला पार्ट, और जो सेडिमेंट्स यानी जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो है क्ले वाला पार्ट। लार्ज स्टोन एंड सेडिमेंट्स which are deposited by glacier. ग्लेशियर या आइस सीड्स, बर्फ के जो टुकड़े होते हैं वो ही हिमानी के रूप में चलते हैं, ग्लेशियर और आइस सीड्स। बर्फ के जो टुकड़े उनके द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा जमा किए गए बड़े कंकर पत्थर और अवसादों को बोल्डर क्ले कहा जाता है। जैसा शब्द है ना, जैसे ये बड़े वाला शब्द है कंकर पत्थर भी वैसे ही है, और जो छोटे वाला शब्द है ये पार्टिकल्स भी वैसे ही है। तो बड़े कंकर पत्थर हैं बोल्डर और जो बारीक अवसाद हैं वो हैं क्ले पार्टिकल्स। डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा इनका निर्माण काल, फॉर्मेशन पीरियड, जो पृथ्वी में महाद्वीपों का टूटना स्टार्ट हुआ था वो इस था कार्बोनिफेरस, और उस कार्बोनिफेरस के बाद में उसका जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है कार्बोनिफेरस में परमो कार्बोनिफेरस।
तो इनका निर्माण काल पर्मो कार्बोनिफेरस काल में हुआ, जो लगभग अब से 25 से 30 करोड़ वर्ष पहले था, यानी जुरासिक एज से भी पहले था। तो इसमें फॉर्मेशन पीरियड इज पर्मो कार्बोनिफेरस। पर्मो कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड वैसे इंडिकेट करने की आवश्यकता नहीं, इसमें करोड़ वाला वो जनरली नहीं पूछते हैं। इसमें लोकेशन यह स्थित थी, प्रेजेंट में फलोदी में है, पहले लिखते थे हम यहाँ जोधपुर। बोल्डर किले या बाप बोल्डर किले इज फाउंड इन फलोदी। तो जो लोकेशन ऊपर लिखी हुई है वो जगह ही थी बाप। एरिया डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है? फलोदी। बीच में जो बारीक सेडिमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, बारीक कण, यहाँ पे जैसे बुरादा दिखाई दे रहा है बीच में, ये है क्ले पार्टिकल। और बाकी जो ये स्टोन आपको दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं बोल्डर। तो इसको कहा जाता है बोल्डर क्ले। तो हिमालय के द्वारा जमा किए गए मोटे कंकर पत्थर बोल्डर और बारीक अवसादों को क्ले पार्टिकल या जो सेडिमेंट्स के रूप में। इसमें ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है। एक तो आरएस प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया था ये। उसके बाद में एक बार फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पूछा गया, यानी जो कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर वाले एग्जाम होते हैं उसमें। तो इसका मीनिंग है सब्जेक्ट में ही पूछा दोनों ही टाइम, क्योंकि आरएस 2012 तक 2012 तक सब्जेक्ट पैटर्न पे हुआ करता था अपने, यानी जिसमें आपको मेंस में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होते थे हर स्टूडेंट के। कुछ एक कॉमन पेपर थे जीके वाले, जो राजस्थान जीके, और एक लैंग्वेज वाले पेपर हिंदी और इंग्लिश, ये कॉमन थे। बाकी 2 पेपर जो थे वो आपके सब्जेक्ट के पेपर हुआ करते, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करते। 2012 के बाद में चॉइस वाला पैटर्न समाप्त कर दिया। जितने भी पेपर हैं वो सबके कॉमन रहेंगे, सबके रहेंगे, वो चॉइस वाला कोई पैटर्न नहीं है। जितने भी हैं वो सारे कंपलसरी पेपर हैं। तो 2010 में जब सब्जेक्ट पैटर्न था उस समय सब्जेक्ट ज्योग्राफी में ही आया हुआ है क्वेश्चन, यानी सब स्टूडेंट्स के नहीं, जिनके ज्योग्राफी सब्जेक्ट था उनके कि राजस्थान के अंदर बोल्डर किले हैं उनका टाइम पीरियड क्या है, परमो कार्बोनिफेरस। और उसके बाद 2015 वाले शायद स्कूल लेक्चरर में, ईयर वाला कंफर्म नहीं है, लेकिन 2015 वाले में पूछा गया था कि राजस्थान में बोल्डर किले मिले हैं वो किस टाइम पीरियड के हैं, परमो कार्बोनिफेरस। तो डेजर्ट एरिया में मुख्यतः 3 टाइम पीरियड फेमस है। एक तो उसका निर्माण काल ट्रसरी काल, एक वहां पे जो आकलवुड फॉसिल पार्क है वो किस काल का है, तो जिस समय डायनासोर हुए थे, जुरासिक एज। एक वहां से जो बोल्डर किले मिले हैं वो किस काल के हैं, परमो कार्बोनिफेरस। तो मरुस्थल का निर्माण मुख्यतः ट्रसरी काल, हालांकि प्लिस्टोसिन भी था लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ट्रसरी एज याद रखिए। वहां पे फॉसिल पार्क जो मिला उसमें वो वुड फॉसिल्स वो किस काल के हैं, जुरासिक एज के। और यहाँ से जो बोल्डर किले मिले हैं वो किस काल के हैं, परमो कार्बोनिफेरस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट है नखलिस्तान, ओएसिस। हिंदी में एक शब्द नखलिस्तान का एक शब्द और भी यूज करते हैं अपन, मरु उद्यान। हालांकि कॉन्सेप्ट तो अपने को अपोजिट लग रही है कि एक साइड में तो मरुस्थल बोल रहे हैं, मरु बोल रहे हैं, और साइड में क्या बोल रहे हैं, उद्यान। तो उद्यान डेजर्ट एरिया में पॉसिबल कैसे होगा, तो वहीं पे पॉसिबल होगा जहां डेजर्ट एरिया में वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की उपलब्धता होगी। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कुछ एक लेक हैं, झील हैं जो मिलती हैं, जैसे कि अरावली है। अरावली के पश्चिमी भाग में, यानी डेजर्ट एरिया में जहां जहां वाटर अवेलेबिलिटी है,
डेजर्ट एरिया में जहां जहां पानी उपलब्ध है, तो उस पानी वाले एरिया के आसपास में आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, प्लांट्स दिखाई देंगे वहां। तो ये तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि जहां पानी होगा वहां प्लांट भी होंगे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि मरुस्थल के अंदर ऐसा है, जबकि मरुस्थलीय डेजर्ट तो अपने आप में क्या होता है, एरिड एरिया होता है, शुष्क एरिया होता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ जल बेसिन या वाटर बेसिन पाए जाते हैं और उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाए, तो उस हरियाली वाले सीन को अपन क्या बोलते हैं? ओएसिस। वैसे नकलिस्तान शब्द ये अरेबियन लैंग्वेज से लिया हुआ है, अरबी भाषा से लिया हुआ है। और अरब कंट्रीज हैं, उन एरियाज में मुख्यतः जो सिटी या जो टूरिज्म साइट हैं वो ऐसे ही स्थानों पर डेवलप की जाती हैं जिसमें डेजर्ट के बीच में पानी भरा हुआ है, जिसके चारों ओर ग्रीनरी है, और वहीं पे चारों ओर होटल्स वगैरह या जो रेजिडेंट्स वगैरह हैं उनके आसपास होंगे। तो ये दृश्य अपने आप में एक यूनिक या एक नेचुरल साइट इस प्रकार का जो आकर्षित करता हो कि चारों ओर मरुस्थल है और बीच में सागर या समुद्र की तरह पानी उपस्थित है। वैसे देखने में ये सीन कुछ इस तरीके के होंगे। About how is an oasis formed? As you all know, an oasis can be found in a desert. Oasis can be naturally formed or it can also be man-made. Basically, in a desert, if you find a small region where there is water on the surface, it is called an oasis. In a desert, you will notice that the winds carry large amount of sand. In many areas of desert, this kind of natural action due to harsh weather creates a land depression. Water from the ground is basically obtained if you start digging the earth's surface. When it is manually done, it is called a man-made oasis. And when it occurs naturally, due to wind blowing, erosion, or any kind of landslide which creates fault, and that allows the water from the ground to reach the surface. If you look at this picture, you will see that the groundwater rises due to the change in land elevation. If the groundwater is closer to the surface, then oases are easier to form due to natural reasons like blowing of strong wind, erosion, landslide, etc. Because all plants grow around an oasis. And you must have heard in the news that scientists have discovered a leak in the Pacific Ocean's floor. And they even say it is a matter of great किधर से बोल रहे concern. हैं? रोकना इसको। In this video, we're going to understand the concept of ocean leak. क्रॉस आ रहा है क्या? अच्छा। मीनिंग है कि जनरली ये नेचुरल फॉर्मेशन होते हैं ज़्यादातर, लेकिन जैसे नागौर के आसपास में एक होटल इस प्रकार का डेवलप किया गया है जो मुख्यतः नकलिस्तान थीम के ऊपर है, जिसमें बीच में एक बड़ी सी झील या पानी वाला एरिया और उसके चारों ओर जो होटल्स वगैरह हैं। तो ये अपने आप में ये साइट जो है ये अट्रैक्ट करती हैं। देखने में यूँ लगता है कि बिल्कुल नेचुरल साइट है, मोस्टली बनती भी नेचुरली है। बाकी कृत्रिम तरीके से तो अपन कुछ भी बना सकते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में या तो जिन जगहों पे बारिश हो वहां पॉसिबल है, या पुराना कोई रिवर या नदी का एरिया रहा हुआ। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको बताया था ना लाठी सीरीज, तो आप लाठी सीरीज के आसपास वाले एरिया में जाओगे, यानी लाठी सीरीज को छोड़ दिया जाए इसके आसपास में, तो आपको लगभग सूखा दिखाई देगा चारों ओर। लेकिन आप लाठी सीरीज में आओगे तो इस साइड में आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, क्योंकि इस साइड में वाटर अवेलेबिलिटी है। तो मरुस्थलों में जहाँ जल उपलब्ध होता है उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? नकलिस्तान कहा जाता है। तो डायग्राम बनाए तो डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद डेफिनेशन लिखो।
यानी ये एरिया माने जाते हैं ए प्लेस इन डेजर्ट रीजन वेयर देयर इज वाटर वेयर प्लांट्स और वेजिटेशन ग्रो। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां जल उपलब्ध होता है उनके चारों ओर वनस्पति या हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नकलिस्तान कहा जाता है। क्या चीज? भजनलाल कहाँ के? राजस्थान के? क्या भजनलाल कोई बाबा बाबा है क्या? है? क्या चीज? न्यूज? न्यूज़पेपर में पढ़ना अच्छे से याद होगी। लिखो, मरुस्थल में वह स्थान जहां जल उपलब्ध होता है या जल बेसिन पाए जाते हैं। मरुस्थल में वह स्थान जहां जल बेसिन पाए जाते हैं। ए प्लेस इन द डेजर्ट या इन डेजर्ट रीजन वेयर देयर इज वाटर वेयर प्लांट्स और वेजिटेशन ग्रो। मरुस्थल में वह स्थान जहां जल बेसिन पाए जाते हैं एवं उनके चारों ओर या उनके पास वनस्पति विकसित होती है। मरुस्थल में वह स्थान जहां जल बेसिन पाए जाते हैं एवं जिनके चारों ओर वनस्पति विकसित होती है या हरियाली विकसित होती है, मीनिंग एक ही है, उसे नकलिस्तान कहा जाता है। वेयर प्लांट्स और वेजिटेशन ग्रो इज नोन एज ओएसिस या इज कॉल्ड ओएसिस। एग्जाम्पल इसके राजस्थान के कुछ इस प्रकार के लेक्स हैं पश्चिमी राजस्थान में, वो इसी प्रकार के एग्जाम, जैसे जैसलमेर में नाम सुना होगा आपने गढ़ीसर। जैसलमेर सिटी में बनी हुई है, जिसको गढ़सी सागर भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में गढ़ीसर जैसलमेर, कोलायत बीकानेर, ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल गढ़ीसर जैसलमेर, कोलायत बीकानेर। तो ऐसे बहुत सारी और भी झीलें हैं। जोधपुर के आसपास है कैलाना लेक, बीकानेर में एक और आती है अपने गजनेर लेक। तो पश्चिमी राजस्थान में जो मीठे पानी की झील है उनके आसपास में ग्रीनरी आपको हर एक लेक के पास में मिलेगी। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है ये ओएसिस से क्वेश्चन पूछने, बातें नहीं करें। सीएम पहली बार थोड़ा ना बने राजस्थान में। तो क्वेश्चन इसमें इस तरीके से रहेगा कि राजस्थान में जो नकली स्थान है वह मुख्यतः किस फिजिकल डिवीजन के अंदर, कौन से भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन रहेगा मरुस्थल में, अरावली वाले क्षेत्र में, या राजस्थान के ईस्टर्न प्लेन या पूर्वी मैदान या हाड़ौती। तो भौतिक प्रदेश, तो इसका मीनिंग नकलिस्तान वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं ये कहाँ मिलेंगे? डेजर्ट। तो अपने स्टार्टिंग डेफिनेशन में यही ऐड किया है कि ए पैलेस इन द डेजर्ट रीजन, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां जल उपलब्ध होता है या जल बेसिन पाए जाते हैं। तो इसमें जो डेजर्ट शब्द है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7।
पॉइंट नंबर 7, बालसन। बालसन में 3 कंडीशन का होना जरूरी है, जिसमें एक तो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र का होना, माउंटेन्स का, और माउंटेन्स के पास में जैसे यहाँ अरावली वाला जो एरिया है वो डेजर्ट एरिया की तरफ भी फैला हुआ है। तो जिस एरिया में डेजर्ट हो, पहली कंडीशन तो ये, क्योंकि अभी जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, विशेषताएं पढ़ रहे हैं, वो किसकी पढ़ रहे हैं? मरुस्थल के। करण, एक बार खड़े होना, जो बोल रहे हैं आई कार्ड लो और फ्री करो, उनको निकालो बाहर। तो जो डेजर्ट एरिया है, उस डेजर्ट एरिया में पहली कंडीशन तो ये है, उसके पास में हिल्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, और उनके बीच में वाटर बेसिन बनना चाहिए, यानी वहां पे कोई झील वगैरह या जलीय क्षेत्र होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये। तो मरुस्थलों में पहाड़ियों के मध्य स्थित जल बेसिन को बालसन कहा जाता है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सांबर लेक। राजस्थान में यहाँ अरावली पहाड़ियों से निकल के कुछ नदियां हैं सिक्कर की ओर से, जैसे खंडेल रिवर, वहाँ एक पहाड़ी भी आती है खंडेला, तो खंडेल रिवर, जयपुर की मेंथा रिवर, एक अजमेर की रूपनगढ़ रिवर। तो ऐसी कुछ नदियां हैं जो सांबर में जाके मिलती हैं, लेकिन सांबर डेजर्ट की तरफ काउंट होती है, क्योंकि सांबर अपने आप में एक ब्राइन वाटर लेक का एग्जाम्पल है, खारे पानी। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर मुख्यतः टेथी सागर के रिमेनिंग पार्ट, जो कि ब्राइन वाटर लेक्स के रूप में मिलते हैं। मरुस्थल में खारे पानी की झील, जो कि टेथी सागर के अवशेष के रूप में मौजूद है, उनमें बेस्ट एग्जाम्पल है सांबर। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में यानी एरिया डेजर्ट होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन उसमें क्या होनी चाहिए? पहाड़ियां पास में होनी चाहिए। फिर उसके बीच में वाटर बेसिन होना चाहिए। और अभी जो नकली स्थान बताया था उसमें वाटर और उसके चारों ग्रीनरी होना जरूरी है। तो इसका मीनिंग है कि वाटर बेसिन और जिसके चारों ग्रीनरी या वेजिटेशन ग्रो करेगी, उस एरिया को हम बोलेंगे नकलिस्तान या ओएसिस। जबकि जिस एरिया में वाटर बेसिन है लेकिन पास में पहाड़ियां, सामान्य सी बातें, यहाँ ग्रीनरी तो दिखेगी आपको, लेकिन यहाँ पे हिल्स वाली कंडीशन होगी। तो हिल्स वाली कंडीशन और डेजर्ट एरिया में होते अपन क्या बोलेंगे? बालसन। तो इसमें डायग्राम बना के फिर डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखिए इसमें। मरुस्थल में पहाड़ियों के मध्य स्थित मरुस्थल में पहाड़ियों के मध्य स्थित जल बेसिन को बालसन कहा जाता है। A water basin which is covered by hills in desert region. A water basin which is covered by hills in desert region is known as balsam. A water basin which is covered by hills in desert region. मरुस्थल में पहाड़ियों के मध्य स्थित जल बेसिन को बालसन कहा जाता है। एग्जाम्पल सांबर लेक, उदाहरण सांबर झील, यानी सांबर इसका बेस्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि राजस्थान में बालसन का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? सांबर लेक।
नेक्स्ट है धोरे एवं धरियन। डेजर्ट एरिया के अंदर जो बालू का स्तूप होते हैं, जिनमें यूं लाइनें दिखाई देती हैं आपको, जिसके लिए कन्हैयालाल सेठिया जी ने भी अपनी कविताओं में लिखा, धरती दोरारी आ धरती मीठ है बोरारी। तो इसका मतलब ये धरती धोरों की धरती है, जिसमें वेवी टाइप सैंड ड्यून है, जिसमें लहरदार बालू का स्तूप। वेवी टाइप सैंड ड्यून। तो इस तरीके से जो ड्यून्स जितने भी होते हैं उन सब में लहरें दिखाई देती है मिट्टी की इस तरीके से। तो ये जो लहरदार या वेवी टाइप ड्यून्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? धोरे। और डेजर्ट एरिया में जो ड्यून्स हैं, ये हवाओं के साथ आगे शिफ्ट होते रहते हैं। तो इनका आगे शिफ्ट होना यानी स्थानांतरित बालू का स्तूप। स्थानांतरित बालू का स्तूप दरियन कहलाते हैं। शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स इज नोन एज दरियन। तो इसका मीनिंग दोहरे और दरियन क्या है? तो इसका मीनिंग ये दो कॉन्सेप्ट हैं सिर्फ। आपको लाइनें जो दिखाई देती हैं डेजर्ट में मिट्टी के टीलों के अंदर, तो बालू का स्तूपों में जो लहरदार जो पॉइंट दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं? दोहरे। और जो सैंड ड्यून जो हवाओं के साथ आगे शिफ्ट होते हैं, तो हर सैंड ड्यून है वो हवाओं से आगे शिफ्ट होता है। कोई बरखान की तरह तेज होता है, कोई ट्रांसवर्स की तरह मिनिमम होता है। यानी आपको बालू का स्तूपों में सबसे तेज गति से शिफ्ट होने वाला कौन सा बताया था? बरखान। तो इसका मीनिंग बालू का स्तूपों के आगे बढ़ने वाले उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? दरियन कहा जाता है। यानी जब ड्यून्स, अब ड्यून्स कोई भी हो सकता है, तो जब ड्यून से सैंड ड्यून से वो आगे शिफ्ट होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को, शिफ्ट होने वाले कॉन्सेप्ट को हम दरियन कहते हैं। जैसे बालू का स्तूप पहले यहाँ था, हवा चलने के बाद यहाँ, फिर हवा चलने के बाद यहाँ। तो इसका मीनिंग जो बार बार अपना अलग अलग स्थान धारण करते रहते हैं वो क्या होते हैं? दरियन। मीनिंग शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स आर नोन एज दरियन एंड वेवी टाइप सैंड ड्यून, लहरदार बालू का स्तूप, दोहरे कहलाते हैं। इसमें अलग से डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं, ऊपर इंडिकेट कर दो, लहरदार बालू का स्तूप दोहरे और स्थानांतरित बालू का स्तूप दरियन। तो कीवर्ड दोनों में एक एक शब्द है, उसमें लहरदार है और इसमें स्थानांतरित। बालू का स्तूप, ये दोनों ड्यून्स के लिए यूज हुए हैं शब्द। तो जहां वेवी टाइप सैंड ड्यून है, लहरदार है, वो दोहरे होते हैं, और शिफ्टिंग ड्यून्स है वो दरियन होता है। दोहरे एंड दरियन। और ये जनरली उस एरिया में होंगे जहां डेजर्ट ज्यादा होगा। तो मरुस्थल सर्वाधिक किस जिले में? तो दोहरे एंड दरियन आर मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर। ये लास्ट में एक लाइन में लिख देना, दोहरे दरियन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। वेवी टाइप सैंड ड्यून, तो उसमें जो वेवी शब्द आ रहा है लहरदार, उसको अंडरलाइन कर दो। नेक्स्ट में स्थानांतरित बालू का स्तूप। स्थानांतरित यानी गतिशील, स्थानांतरित बालू का स्तूप, तो उसमें है शिफ्टिंग। कीवर्ड है शिफ्टिंग। अगर ड्यून शिफ्टिंग हो रहे हैं तो इसका मीनिंग दरियन, और लहरदार रूप में दिखाई दे रहे हैं, इसका मीनिंग दोहरे। लास्ट में एक लाइन में लिख देना, दोहरे एवं दरियन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। दोहरे एंड दरियन आर मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर। तो अभी तक जो पॉइंट्स अपन ने कवर किए हैं ज्यादातर जैसलमेर में ही है, कोई एक आधे पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो। जैसे बाप बोल्डर किले, तो नाम से ही पता लग रहा है कि वो जैसलमेर नहीं, पहले जोधपुर और वर्तमान फलोदी की लोकेशन है। बाकी इसे जस्ट पहले बालसन है, तो बालसन तो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट होता है कि डेजर्ट एरिया हो, वहां पे पहाड़ियां हो और उनके बीच में कोई झील या बेसिन हो, तो वो बालसन है। और उसका एग्जाम्पल कौन है? सांबर।
तो राजस्थान के अंदर जो पेवना है, पेवना क्या है? तो पेवना इज ए स्नेक स्पीसीज, सांप की एक प्रजाति है। कलर इन येलो, रंग में कैसा होता है? पीला। मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर, सबसे ज्यादा किस साइड में पाए जाते हैं? जैसलमेर। तो इसमें पेवना, पेवना का मीनिंग क्या लिखोगे? पेवना क्या लिख दो, पेवना इज स्नेक स्पीसीज, सांप की एक प्रजाति, स्नेक स्पीसीज में माना जाता है। एंड कलर इन येलो, रंग में पीले होते हैं। एंड मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर, जो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर। जो डेजर्ट स्नेक होते हैं उनमें पॉइजन काफी तेज होता है। तो पियोना भी इसी प्रकार का एक सांप है, जिसको कहा जाता है कि रात्रि को जब व्यक्ति लेटा हुआ रहता है, सोया हुआ रहता है, तो उसके मुंह के पास में आके फुकार मारते हैं, काटते नहीं है, और वो श्वास के साथ व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाता है जहर, और सुबह तक व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो यानी सांप को काटने की जरूरत ही नहीं है। और सुबह जब इसको संभालते हैं व्यक्ति को, तो ये कहते हैं पियोना व्यक्ति की सांसों को पी गया, जबकि होता उल्टा है, पियोना की सांसों को व्यक्ति पीता है। तो वहां की जैसलमेर की जो मिट्टी है वो कैसी है? पीली है। वहां का पत्थर कैसा है? पीला है। वहां के फोर्ट या दुर्ग कैसे हैं? पीले। इसी कारण सोनार का फोर्ट। और वहां का सांप है वो भी पीला। सांप की तरह क्यों कर रहे हो? यहाँ नेवले भी कई बैठे हैं, ध्यान रखना। मिट्टी के रंग में है, पता भी नहीं चलता कि सांप बैठा है यहाँ। तो अभी बताया था कि भाई रेत भी पीली है, दुर्ग भी पीला है, पत्थर भी पीला है, सांप भी पीला है। मुंडे अंदर डालो। आंखें बाहर निकाल रखी हैं। एक आर्ट एंड कल्चर में आता है अपने, वो आता है पावना। कहीं पावना देख के ये मत लिख देना कि ये सांप की प्रजाति है, पीले रंग के होते हैं और बिना काटे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हालांकि कई पावने होते हैं ऐसे ही हैं, बिना काटे मृत्यु है ससुराल वालों की। पेवना ही बाद में अगला जो कॉन्सेप्ट है, मार्च ऑफ डेजर्ट। मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च। मार्च वैसे अपने हिंदी में एक महीना भी बोलते हैं ना, मार्च मंथ, मार्च ऑफ डेजर्ट। तो डेजर्ट में एक कॉन्सेप्ट भी होता है कि शिफ्टिंग डेजर्ट, यानी आगे बढ़ता हुआ जो मरुस्थल होता है। और अभी लिखा था शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, तो ड्यून्स के लिए कॉन्सेप्ट होते हैं दरियन। शिफ्टिंग डेजर्ट इज नोन एज मार्च ऑफ डेजर्ट। मरुस्थल का स्थानांतरित होना या आगे बढ़ना। जैसे कई बार कुछ एरिया में दंगे होते हैं, तो उस एरिया में आर्मी या पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं, मार्च करते हैं, तो जो दंगे करने वाले व्यक्ति होते हैं वो भाग जाते हैं।
तो मार्च का मीनिंग होता है आगे बढ़ना। तो ये मार्च ऑफ डेजर्ट है, इसका मीनिंग मरुस्थल का आगे बढ़ना। तो मार्च ऑफ डेजर्ट मीनिंग या अर्थ होता है शिफ्टिंग डेजर्ट इज नोन एज मार्च ऑफ डेजर्ट। मरुस्थल का आगे बढ़ना या स्थानांतरित होना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल का आगे बढ़ना या स्थानांतरित होना मीनिंग एक ही है, यानी शिफ्ट होना, मरुस्थल का मार्च कहलाता है। इस मरुस्थल के मार्च के जो राजस्थान में जनरल एक डायरेक्शन मानी जाती है, दिशा मानी जाती है। तो डायरेक्शन या दिशा क्या होगी? तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, इस साइड से डेजर्ट पूर्व की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन पूर्व में अरावली बैरियर के रूप में है। तो ये हवाएं धीरे धीरे शिफ्ट होती हैं अरावली के पैरेलल ऊपर की ओर हरियाणा की तरफ, इस साइड में। तो इन हवाओं के डायरेक्शन को अगर हम देखें, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करें, तो ये डायरेक्शन बनती है फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो राजस्थान में जो मरुस्थल है वो बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व यानी हरियाणा की तरफ, और इस ओर सबसे बड़ा जो बॉर्डर आता है अपने, वो हरियाणा का ही है, क्योंकि यहाँ अरावली बैरियर है यूपी के लिए। तो यूपी की तरफ तो अरावली नहीं जाने देगी। वैसे जो थार का मरुस्थल है वो गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में, यूपी एमपी में नहीं है, क्योंकि यहाँ माउंटेन्स बैरियर के रूप में है। तो इसमें जो मरुस्थल की जो डायरेक्शन है या डेजर्टिफिकेशन की जो डायरेक्शन है या मार्च ऑफ डेजर्ट की, वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व आप जिस साइड में लिखोगे, इस साइड में उत्तर पूर्व की ओर कौन सा स्टेट है? हरियाणा। तो दिशा में लिखो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व क्या कि ब्रैकेट में लिख देना हरियाणा, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब ये उत्तर पूर्व की ओर जो डेजर्ट बढ़ रहा है, इसमें आपको ध्यान होगा कि हरियाणा के पास में शेखावाटी एरिया, और उसमें जो मेन ड्यून्स होते हैं शेखावाटी की ओर, वो कौन से होते हैं? बरखान। इसका मीनिंग है डेजर्टिफिकेशन में बरखान का योगदान सर्वाधिक है। बरखान की विशेषताएं आपने लिखी थी, उसमें एक लास्ट में पॉइंट लिखवाया था कि बरखान सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है जिनका मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान। तो इनमें कंट्रीब्यूशन या योगदान सबसे ज्यादा किसका होता है? बरखान। तो इसमें लास्ट में एक लाइन और लिख दीजिए, मरुस्थल के मार्च में या मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान का होता है। बरखान मैक्सिमम कंट्रीब्यूट फॉर डेजर्टिफिकेशन या फॉर मार्च ऑफ डेजर्ट। बरखान मरुस्थलीकरण या मरुस्थल के मार्च में सर्वाधिक योगदान देते हैं। बरखान मैक्सिमम कंट्रीब्यूट इन डेजर्टिफिकेशन या फॉर डेजर्टिफिकेशन या मार्च ऑफ डेजर्ट। तो ये फैक्ट पूछा जाता है कि मरुस्थलीकरण में योगदान सबसे ज्यादा किस बालू का स्तूप का होता है? बरखान का। राजस्थान का मरुस्थल किस ओर अधिक बढ़ रहा है? तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी अधिकतम है, अब ये किस ओर अधिक और बढ़ रहा है? हरियाणा की तरफ। तो डायरेक्शन अपने को, ये विंड डायरेक्शन या राजस्थान के बॉर्डर से लगभग आपको आइडिया होगा, तो डायरेक्शन अपने आप निकल जाती है इसमें। तो ये ध्यान होगा कि इस साइड में हरियाणा है, तो इसका मीनिंग है ये विंड इस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि यहाँ तो अरावली है, बैरियर है इस साइड में। तो इस साइड में शिफ्ट होने का मीनिंग है डायरेक्शन, आप विंड डायरेक्शन को डिवाइड करके निकालोगे कि दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है, नॉर्थ ईस्ट की ओर हरियाणा की तरफ है। तो राजस्थान या मरुस्थल का मार्च किस ओर? हरियाणा की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट या थार मरुस्थल। थार डेजर्ट का जो विस्तार है वो अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो दो भागों में, एक तो इंडिया में यानी भारत में 85%, बाकी जो हिस्सा है वो कहाँ पर है?
पाकिस्तान वाले पार्ट में 15%। इंडिया में टोटल थार का 85 है, लेकिन इंडिया के पास जो थार है वो इंडिया का 100%, जिसमें अकेले राजस्थान के पास 62% है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो राजस्थान के बाद में गुजरात, फिर गुजरात से कम है हरियाणा, और सबसे कम इंडिया में जो है वो है पंजाब के पास। इसका मीनिंग जिन 4 स्टेट में माना जाता है उन 4 स्टेट में अकेले राजस्थान के पास 62 है, और बाकी जो ये बचे हुए 3 है इन 3 के पास कितने हैं, अप्रोक्सीमेट 38। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें जो फैक्ट यूज होते हैं वो एक तो ये यूज होता है कि अगर थार 100% है, जहां पे भी है थार वो अपने आप में एक 100% यूनिट है थार, उसमें भारत के पास कितना है, तो इंडिया वाला कॉन्सेप्ट पूछा गया तो फिर है 85 कि थार का भारत के पास कितना पार्ट, 85%। इसका मीनिंग रिमेनिंग बचा हुआ पाकिस्तान के पास है। फिर इंडिया का जो थार है वो गुजरात के पास है, राजस्थान के पश्चिम की तरफ है, पंजाब और हरियाणा के पास। ये इंडिया के लिए 100% थार है, ये थार का 100% नहीं है, थार का तो 85 है इंडिया के पास, लेकिन इंडिया का 100% थार इनमें है। तो इंडिया के 100% थार में से राजस्थान के पास कितना है, तो ज्यादातर ये राजस्थान में ही है 62%। इसका मीनिंग बाकी 3 स्टेट में कितना है, 38। तो ये इंडिया के थार में से राजस्थान का थार पूछा है 62, थार में से पूछा है। अब अपन राजस्थान को 100% माने तो राजस्थान का 100% होने का मीनिंग है कि इसमें डेजर्ट भी है, अरावली भी है, मैदान भी है और हाड़ौती भी है, ये सब 100% है। अब उनमें से डेजर्ट कितने हैं, तो डेजर्ट 61.11%। जो स्टार्टिंग में मैंने फैक्ट बताए थे आपको कि डेजर्ट लगभग 61%, अरावली 9%। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जैसे टोटल थार में से इंडिया के पास कितना है, तो आंसर आएगा 85%। इंडिया में जो थार है तो इसका मैंने उस थार को अपने आप 100% मानना है। इंडिया के थार में राजस्थान के पास कितना है, तो राजस्थान के पास 62% थार। राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में तो अब राजस्थान को 100% मानना है। राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का मीनिंग है कि उसमें 4 फिजिकल डिवीजन है, उनमें से डेजर्ट कितना है, तो उसमें से 61.11। तो कई बार अपने को ये लगता है कि थोड़ी देर पहले या हमें कुछ दिन पहले तो आपने 61% बताया था, तो वो राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में से 4 पार्ट बताए थे जिसमें डेजर्ट 61 था। और अब ये बता रहा हूँ कि इंडिया का जो थार है गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, वो थार 100% है, उसमें से राजस्थान के हिस्से में थार कितना है, 62%, 62। और इंडिया के इन जो 4 स्टेट में थार है, ये वर्ल्ड में जो टोटल थार है उसका कितना परसेंट इंडिया के पास है, 85। तो थार का इंडिया के पास 85, इंडिया के थार का राजस्थान के पास 62, और राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में मरुस्थल 61.11% पार्ट। तो वो 61.11 वो तो हमने स्टार्टिंग में कर लिया, बाकी जो 2 फैक्ट 85 और 62 हैं वो यहाँ लिखे हुए कि थार डेजर्ट एक्सटेंड इन इंडिया एंड पाकिस्तान 85 एंड 15%, और इंडिया में राजस्थान के अंदर थार कितना है, 62। इंडिया में से जो राजस्थान के पास थार है 62, उसके बाद में जो रिमेनिंग है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। तो इन चारों स्टेट के नाम दिए जाए और पूछा जाए किस राज्य में थार मरुस्थल सबसे कम है, तो लास्ट में जो आ रहा है उसके पास सबसे कम है पंजाब। ये आरएस प्रीलिम्स 2016 में ये फैक्ट पूछा है, भारत के कुल थार डेजर्ट का राजस्थान के पास लगभग कितना परसेंट। राउंड फिगर में आंसर थे 40%, 60%, 85%, 90%, तो 60%। क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि पहले आरपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें परफेक्ट आंसर लिया हुआ था 62, तो इन्होंने आंसर के निकालने के साथ ही उसको डिलीट मान लिया था पहले। थार डेजर्ट विस्तार भारत पाकिस्तान 85 और 15%। फिर इंडिया वाला जो डेजर्ट है वो 100% माने तो उसमें से अकेले राजस्थान के पास कितना है, 62।
62। बाकी रिमेनिंग 38 तीन में है, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। अपने लिए ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट कि इंडिया में जो थार है उसमें राजस्थान में कितना है 62, और एक राजस्थान के कुल भौतिक प्रदेश, तो राजस्थान के कुल भौतिक प्रदेश यानी 100% जो 4 हैं उनमें मरुस्थल कितना है। तो ये डेजर्ट के स्टार्टिंग में, टॉपिक के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सब के अंदर कि अरावली कितनी है, मैदान कितना है, हाड़ौती कितना है और डेजर्ट कितना है। तो राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में, तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में 4 फिजिकल डिवीजन है। तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र या भौतिक प्रदेशों में से डेजर्ट अकेला कितना है 61.11। और एक पूछा जाए कि इंडिया का जो थार है उसमें राजस्थान के हिस्से में कितना थार है, तो इसका मीनिंग वो डेजर्ट में से ही अपना हिस्सा पूछा है 62%। डेजर्ट में एक लास्ट पॉइंट है जो अपने आप में एक 50 वर्ड का क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंस ऑफ थार डेजर्ट, थार मरुस्थल के महत्व। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ थार, थार के महत्व की व्याख्या करो। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंस ऑफ थार डेजर्ट, थार मरुस्थल का महत्व या थार का महत्व। ब्रैकेट में आगे लिख दो 50 वर्ड, 50 शब्द। इंपॉर्टेंस ऑफ थार या इंपॉर्टेंस ऑफ थार डेजर्ट। डेजर्ट लिख देना, वरना कहीं थार लिखा हुआ रहे तो आप 4x4 के लिखा हो कि कच्चे में निकाल ले सकते हो, रोड पे टसन मारने के काम आती है। थार के बाद बहुत कुछ पास होता है। तो क्या लगता है आपको थार के क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो खनिज लिख सकते हो या ऊर्जा खनिज लिख सकते हो। इंपॉर्टेंस में लिखिए मिनरल्स या एनर्जी मिनरल्स। सोलर या सौर ऊर्जा। हालांकि सोलर एनर्जी, इसके ब्रैकेट में आप रिन्यूएबल एनर्जी भी लिख सकते हो, नवीकरणीय ऊर्जा। क्योंकि सोलर एनर्जी अपने आप में किसका एग्जाम्पल है, रिन्यूएबल। और जिस एरिया में टेम्परेचर अधिक होते हैं वहां पे एयर प्रेशर कम होता है, तो दूसरी और एरिया से वहां पे विंड फ्लो तेज होता है, हवाओं का प्रवाह काफी तेज होता है। तो राजस्थान के थार डेजर्ट में ना केवल सोलर, जबकि विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा की पॉसिबिलिटी भी अधिक है। तो इस कारण सोलर के आगे ब्रैकेट में रिन्यूएबल लिख देना। तो इस पॉइंट को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से करेंगे। तो रिन्यूएबल क्या है, थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसमें जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है वो सब आ जाती है। हालांकि उसमें स्पेसिफिक लिख देंगे कि यहाँ सोलर और विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटी अधिक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी वो है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा। तो खनिज या ऊर्जा खनिज, तो ये तो नेचुरली फॉर्मेशन है जिनका प्रकृति से निर्माण हुआ है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में डेजर्ट एरिया, जहां पहले टेथिस सी था,
और समुद्र के अंदर जीव होते हैं और वेजिटेशन और वनस्पति होती है। और जीवों की जो बॉडी है वो बनी होती है हाइड्रोकार्बन की, और जिनके धीरे धीरे सेडिमेंट के नीचे दबने से हाइड्रोकार्बनिक जो मिनरल्स हैं वो लिक्विडिक फॉर्म में, तरल अवस्था में या मुख्यतः गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो लिक्विडिक फॉर्म में बनता है पेट्रोलियम और गैसीय फॉर्म में बनता है नेचुरल गैस। और जो वनस्पति नीचे दबी है उससे बनता है कार्बनिक मिनरल्स यानी कोयला। तो अपने पश्चिमी राजस्थान में जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है वो मुख्यतः ऊर्जा खनिजों के एग्जाम्पल। जबकि उस एरिया में सरफेस के ऊपर जो अपने को रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे कि सूर्य की जो सोलर रेडिएशन है वो काफ़ी तेज है। तो उन क्षेत्रों में सौर विकिरण तेज होती है जहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते। तो अपने यहाँ तो बारिश सबसे कम है। यहाँ लगभग 365 दिन में से 325 दिन मुख्यतः धूप वाले दिन होते हैं। इसका मीनिंग लगभग 30 दिन हमने मानसून के निकाल दिए। कोई 8-10 दिन बहुत तेज आंधियां चले तो उसके कारण भी हो सकता है कि सनलाइट डायरेक्ट नहीं आए, सूर्य की रोशनी कम आए। तो लगभग 40 डेज को निकाल दें तो राजस्थान जितनी सनलाइट डेज किसी भी स्टेट के पास नहीं है। अब आप कहोगे सर भूमध्य रेखा के नज़दीक तो केरल है, तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या इक्वेटर लाइन के नज़दीक है तो वहाँ क्लाउडी डेज ज़्यादा होते हैं, बादल वाले दिन अधिक होते हैं, वर्षा वाले दिन अधिक होते हैं। और बादलों के दिन अगर अधिक होंगे तो सोलर रेडिएशन क्या आएंगे, कम दिन आएंगे। तो कम दिन पहुंचेंगे तो सोलर एनर्जी की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। तो हम इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा से दूर होते हुए भी और सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में काफ़ी अधिक है। और एक बड़ा कारण अपने यहाँ मुख्यतः इनफर्टाइल लैंड है, यानी वेस्ट लैंड या बंजर भूमियाँ अधिक हैं। तो बंजर भूमियाँ इसलिए अधिक हैं क्योंकि इस क्षेत्र में मुख्यतः वर्षा नहीं है। तो वर्षा नहीं है तो इसका मीनिंग इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकते हैं और सस्ते इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, यानी जमीन अन्य राज्यों की तुलना में सस्ती मिलेगी आपको यहाँ। ये पूर्वी राजस्थान के पश्चिमी भाग में अगर मैदानी भाग होता तो तो किसान उन जमीनों को आसानी से बेच देते क्या? नहीं बेचते। लेकिन अब पश्चिमी राजस्थान के जो अधिकांश जो डेजर्ट है वो अपने आप में इनफर्टाइल लैंड या ब्रेन लैंड के रूप में, बंजर भूमियों के रूप में है। तो इनफर्टाइल लैंड की कीमत कम रहती है बंजर भूमियों की। तो इस कारण किसान, हालांकि आजकल तो कीमत बढ़ने लग गई, इंडस्ट्रीज आने लग गई हैं उस एरिया में। और एक पश्चिमी राजस्थान में ऑलरेडी इंडस्ट्रीज कम है, तो जहाँ इंडस्ट्रीज कम होगी वहाँ इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम होगा और सोलर रेडिएशन की तीव्रता या इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे आप एक तो दिल्ली में रहो तो दिल्ली में पूरे दिन सुबह से शाम तक यूँ लगता है शाम ही है पूरे दिन, कारण पॉल्यूशन तेज है। और पॉल्यूशन अधिक होता है तो इसका मीनिंग सोलर रेडिएशन, सनलाइट है वो बहुत तेज नहीं होती उन एरिया में। तो अपने यहाँ औद्योगिकरण पश्चिमी राजस्थान में कम है। ये हालांकि अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए तो एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन सोलर एनर्जी के लिए पॉजिटिव पॉइंट कि उस एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है तो पॉल्यूशन कम है। तो सोलर जो लाइट होती है, रेडिएशन जो होती है उनकी इंटेंसिटी तेज होती है। तो राजस्थान में सौर विकिरणों की तीव्रता क्या होती है, अधिक। तो कई कारण हैं कि राजस्थान में सोलर एनर्जी ज़्यादा है। एक तो अपने सन डेज हैं 325, सूर्य की रोशनी के दिन 325 दिन है। हालांकि होने को तो सूर्य तो 365 दिन होता है, लेकिन अपने को कितने दिन तक लगभग स्पष्ट दिखता है, तो वो अपने रिन्यूएबल डिपार्टमेंट के द्वारा एक जो काउंटिंग बताई गई है लगभग 325 दिन। एक सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी हाई बताई गई है, सौर विकिरणों की तीव्रता राजस्थान में ज़्यादा है। कारण वही है विदाउट ए क्लाउडी डेज एंड लेस पॉल्यूशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी प्रदूषण कम है और औद्योगिकरण कम हुआ है उसके कारण। और बाद में वेस्टलैंड राजस्थान में अधिक है, बंजर भूमियाँ अधिक हैं और मोर इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा में हमारे इन्वेस्टमेंट सबसे बड़े हैं। जैसे हम कोई भी कार्यक्रम करवाते हैं, जैसे पिछले साल ही करवाया था 2022 में राजस्थान इन्वेस्ट समिट, राजस्थान निवेश समिति करवाया था सम्मेलन, जो कि अपने सीतापुरा में हुआ था। तो उस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में हुआ? एनर्जी सेक्टर में, ऊर्जा में। और ऊर्जा में भी सबसे ज्यादा किस में हुआ? सोलर और विंड एनर्जी में, यानी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट राजस्थान में सबसे ज्यादा है। और एक ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा से रिलेवेंट न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण। तो अपना जो डेजर्ट है वो न्यूक्लियर टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट उन एरिया में करवाए जाते हैं जो निर्जन भूमियाँ होती हैं, जहाँ पॉपुलेशन नहीं हो। जैसे पश्चिमी राजस्थान में डेंसिटी बहुत ही कम है, जैसलमेर। तो इंडिया में 2-3 इम्पोर्टेंट साइट हैं, जैसे एक तो श्री हरिकोटा, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जहाँ से अपने उपग्रह छोड़े जाते हैं। ओडिशा व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप, जहाँ अपने मिसाइल टेस्टिंग होती हैं। और राजस्थान का पोखरण, जहाँ अपने न्यूक्लियर टेस्ट होता है। राजस्थान में न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ बनती है?
रावत बाठा। रावत बाठा अपना न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन है, वहां न्यूक्लियर से ऊर्जा बनाई जाती है। जबकि न्यूक्लियर को इंडिया में टेस्ट कहाँ किया गया है? तो वो एक ही साइट है, पोखरण, जहाँ 1974 में और 1998 में। तो न्यूक्लियर टेस्ट साइट और न्यूक्लियर एनर्जी दोनों में फर्क है। तो एनर्जी तो हम कई राज्यों में बना रहे हैं, गुजरात में कांकरापार में, यूपी के नरोरा में, महाराष्ट्र के तारापुर में, कर्नाटक के केगा में, तमिलनाडु के कलपक्कम में। तो ये कई ऐसे स्थान हैं जो अलग अलग स्टेट में, शायद आपके एनर्जी वाले, फिजिक्स वाले उसमें भी आएंगे। साइंस में पढ़ा है क्या? इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पढ़ोगे तब उसमें आएगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, रिपीट होंगे ये सारी चीजें। तो न्यूक्लियर स्टेशन तो, न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन तो कई जगह है, लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट या परमाणु परीक्षण केवल कहाँ होता है? राजस्थान, पोखरण के अंदर। और पोखरण डेजर्ट का हिस्सा है। तो इसमें नेक्स्ट लिखो परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण स्थल, न्यूक्लियर टेस्ट साइट। नेक्स्ट है सैन्य प्रशिक्षण। सैन्य प्रशिक्षण स्थल, मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग साइट। ये आप करंट वाली बुक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर, जैसे आरएस प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हो तो उससे पहले आप जब देखते हो कि राजस्थान में कई साल भर में कई राष्ट्रों के साथ हम सैन्य प्रशिक्षण करते हैं, कई बार अमेरिका के साथ, कई बार फ्रांस के साथ, कई बार रूस के साथ। ये या तो अपने जो मुख्यतः वायुसेना है उनके द्वारा, या कई बार अपनी आर्मर्ड फोर्सेज के द्वारा। नेवल के प्रशिक्षण यहाँ नहीं होते, कि नेवल के लिए पानी चाहिए, नौसेना प्रशिक्षण के लिए। तो अपने यहाँ स्थलीय भाग है। तो स्थलीय भाग में एक तो राजस्थान में अभी थोड़ी देर पहले एक जगह की बात कर रहे थे, चांदन। तो चांदन फील्ड फायरिंग रेंज है। और एक अपने बीकानेर के अंदर महाजन के नाम से है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। तो सैन्य प्रशिक्षण है मुख्यतः जैसलमेर में, दो बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। तो ये उन एरियाज में होती हैं जो निर्जन भूमियां होती हैं या अनुपजाऊ भूमियां होती हैं, बड़े एरिया होते हैं। तो राजस्थान के अंदर ऐसी जो मिलिट्री ट्रेनिंग साइट है वो भी अपने डेजर्ट के अंदर ही है, जो कि अपने आप में चांदन को तो बोला जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग साइट है एशिया के अंदर। तो मिलिट्री ट्रेनिंग साइट के रूप में, सैन्य प्रशिक्षण स्थल के रूप में महत्व है डेजर्ट का। डेजर्ट एरिया की ओर खारे पानी की झील पाई जाती है जिनसे नमक उत्पादन होता है, तो सॉल्ट प्रोडक्शन। क्योंकि डेजर्ट है उसको किसका एग्जाम्पल माना जाता है? टेथी सागर। और वहां खारे पानी की झीलों के अवशेष हैं, जैसे सांबर, पचपदरा और डेडवाना, डेगाना, बहुत सारी खारे पानी की लेक है वहां। तो सॉल्ट प्रोडक्शन। नमक उत्पादन के बाद में नेक्स्ट लिखेगा टूरिज्म या पर्यटन। तो अपने यहाँ अलग अलग थीम का टूरिज्म आता है, या अलग अलग तरीके का टूरिस्ट होता है। जैसे आप ही देख लो भाई, एक साल तो आपको देखने के लिए हरियाली चाहिए, तो आप जाते हो केरल वगैरह या हिमालय की ओर। एक साल आपको पानी पानी देखना है, तब जाओगे आप गोवा की तरफ। एक समय आपको चाहिए सूखा ही सूखा, तब आप जाओगे डेजर्ट की ओर। इसका मीनिंग है जो टूरिस्ट है वो अलग अलग इकोलॉजी साइट पे घूमना पसंद करता है। कभी मरुस्थल को देखना, कभी पहाड़ों को देखना, कभी हरियाली को देखना, कभी पानी को देखना। तो ये इको टूरिज्म साइट होती है। और राजस्थान का जो टूरिज्म है पश्चिमी राजस्थान में, वो जाता है एक तो डेजर्ट एरिया को देखने के लिए और एक वहाँ के कल्चर को देखने के लिए। क्योंकि राजस्थान का जो कल्चर है अपने आप में एक यूनिक कल्चर है। वहाँ की लोक जो कलाएं हैं, वहाँ के जो स्थानीय जो कहा जाता है परंपरागत जो नृत्य हैं, तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो भी होटल्स वगैरह हैं वो इनको ऑर्गेनाइज भी करवाते हैं टूरिज्म के लिए। तो स्पेसिफिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान अट्रैक्ट्स टूरिज्म, यानी पश्चिमी राजस्थान की जो विशिष्ट संस्कृति है
वो पर्यटन को अपनी तरफ आकर्षित करती है। हालांकि इसमें कमी थोड़ी सी डेजर्ट में ये है कि अपने यहाँ डेजर्ट की ओर जो टूरिस्ट आता है वो लगभग उस समय आ पाता है जिस समय इंडियन कल्चर का कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं होता। यानी यहाँ टूरिज्म होता है नवंबर के लगभग मिड नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक, क्योंकि बाद में ये जो डेजर्ट वाला एरिया है ये अपना सीज एरिया है, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन, जो आदमी को सीजा देता है। तो एक इकोनॉमी के अंदर कॉन्सेप्ट आती है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ये आता है सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन। तो अभी टूरिज्म के यहाँ तक लिख दो, बाकी इंपॉर्टेंस और डिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे आपको कल। ये यहाँ तक लिख लिए।